गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक है एरीन एंड एरोमेटिसिटी। एरीन एंड एरोमेटिसिटी, जिसके पार्ट नंबर 5 तक हमने कर लिया। आज 6 नंबर पार्ट की बात कर रहे हैं और 6 नंबर पार्ट के अंदर हमने शुरुआत की थी बेंजीन रिंग से या बेंजीन वलय से संबंधित आधुनिक सिद्धांत। जिसके अंदर हमने फर्स्ट सिद्धांत की बात की, एरोमेटिक षष्टक सिद्धांत। पहला जो सिद्धांत था वो था एरोमेटिक षष्टक सिद्धांत। दूसरा आता है संयोजकता बंध सिद्धांत। और तीसरा आता है अणुकक्षक सिद्धांत। अब देखिए, हमने एरोमेटिक षष्टक सिद्धांत की बात की थी। रोबिन्स इनगोल्ड हकल नामक वैज्ञानिक ने दिया था और उन्होंने ये भी बताया था कि जो बेंजीन के कार्बन होते हैं वो एक षष्टक के रूप में पाए जाते हैं, एरोमेटिक गुण शो करते हैं और प्रत्येक कार्बन के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद में दूसरा आता है संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुसार हमने स्थायित्व ऊर्जा की बात करी, हमने अनुनादी संरचनाओं की बात की, बंध लंबाई की बात की, इन सब बातों हो गई थी संयोजकता बंध सिद्धांत में। आज हम करने जा रहे हैं अणुकक्षक सिद्धांत। अणुकक्षक सिद्धांत के अकॉर्डिंग ये हमारी बेंजीनिंग है और इस बेंजीनिंग का प्रत्येक कार्बन जो होता है उसका संकरण क्या होता है, sp2 होता है। क्या होता है, sp2 होता है। कैसे होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6। 1s2 2s2 2p2, ये हो गया। ठीक है, इसको एक्साइटेड स्टेट के अंदर लिखेंगे तो 1s2 और 2s1 और एक आगे वाले में चला गया 2px1 2py1 और 2pz1। यहाँ पर एक ये s और ये p भाग लेकर के क्या बनाते हैं, sp2 बनाते हैं। और इस आधार पर जो कार्बन जो है वो इस तरीके से शो करता है, ये कार्बन और इस कार्बन के साथ ये कार्बन, फिर ये कार्बन, फिर ये और ये कार्बन और ये इस तरीके से अतिव्यापन शो करता है। ये इसके साथ में और प्रत्येक कार्बन का ये ऑर्बिटल जो होता है वो आगे हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ अतिव्यापन शो करेगा। ये s ऑर्बिटल के साथ अतिव्यापन शो कर रहा है। ये S है या 2s मान सकते हैं और ये sp2 संकरित कक्षक है। सबके अंदर ये 2s है और ये sp2 संकरित कक्षक, sp2 संकरित कक्षक, sp2 संकरित कक्षक, sp2 संकरित कक्षक, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2। ठीक है,
और ये 2s और ये 2s और ये 2s कक्षक किसका, हाइड्रोजन का। ठीक है, तो ये बेंजीन की जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर एक s और 2 p भाग लेकर के क्या बनाते हैं, sp2, यानी कि एक s और 2 p कितने बच गए, 3 sp2 बन गए। तो 3 sp2 संकरित कक्षक जो होते हैं वो क्या करते हैं, अतिव्यापन करते हैं, और अतिव्यापन करके क्या करते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, ये कार्बन, इसके पास एक sp2 ये रहा, एक sp2 संकरित कक्षक ये रहा, एक sp2 संकरित कक्षक ये रहा। ये sp2 इधर वाले कार्बन के sp2 के साथ अतिव्यापन शो कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। ये sp2 इस कार्बन के sp2 के साथ संकरण कर रहा है, अतिव्यापन कर रहा है संकरित कक्षक, और क्या बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। और ये sp2 संकरित कक्षक जो है वो हाइड्रोजन के ऑर्बिटल के साथ अतिव्यापन करके सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो प्रत्येक कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। यही कंडीशन यहाँ होगी इस कार्बन के साथ, यही कंडीशन यहाँ होगी इस कार्बन के साथ, यही कंडीशन यहाँ होगी इस कार्बन के साथ। यानी कि प्रत्येक कार्बन 3 sp2 संकरित कक्षकों के साथ अतिव्यापन करता है। ये जो कक्षक बच जाता है ये क्या होता है, असंकरित pz कक्षक। क्या होता है, असंकरित pz कक्षक। ठीक है, तो प्रत्येक कार्बन के पास जो sp जो संकरित कक्षक है वो बच जाते हैं। pz कक्षक, असंकरित pz कक्षक को ऐसे शो किया जाता है। ये असंकरित pz कक्षक इस तरीके से प्रत्येक कार्बन के पास बच जाएगा, और ये असंकरित pz कक्षक, असंकरित pz कक्षक हमेशा ही, संकरित कक्षक जो होते हैं वो हमेशा ही सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन असंकरित pz कक्षक या असंकरित कक्षक जो होते हैं वो हमेशा ही क्या करते हैं, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, इसका मतलब वहाँ पर क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है। इसीलिए जो बेंजीन होती है उसके अंदर 3 डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। ये p कक्षक इस p कक्षक के साथ अतिव्यापन करेगा, इसे ये इसके साथ अतिव्यापन करेगा, ये इसके साथ में, फिर ये इसके साथ अतिव्यापन करेगा, और ये इसके साथ में, फिर ये इसके साथ अतिव्यापन शो करेगा, ये इसके साथ में, ये इसके साथ करेगा, और ये इसके साथ में, फिर ये इसके साथ करेगा, और ये इसके साथ में। और ये क्या हो रहा है, समपार्श्वीय अतिव्यापन हो रहा है। क्या हो रहा है, समपार्श्वीय अतिव्यापन। और समपार्श्वीय अतिव्यापन होने से बेंजीन के अंदर क्या होती है, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। क्या होती है भाई, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो अब देखिए हमारे पास में कार्बन था, प्रत्येक कार्बन sp2 संकरित है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखा, एक्साइटेड स्टेट के अंदर एक s वाला p में चला जाएगा तो p, तीनों p के पास एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, और एक s और 2 p भाग लेकर 3 sp2 संकरित कक्षक बनाएंगे। और sp2 संकरित कक्षक जो होते हैं वो प्रत्येक कार्बन का sp2 संकरित कक्षक जो होते हैं, p कक्षक जो हाइड्रोजन के 2s कक्षक के साथ सिग्मा बनाएंगे, और दूसरे कार्बन के साथ जुड़ करके संकरित कक्षक जो होते हैं वो क्या करेंगे, अतिव्यापन करके 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। यानी कि प्रत्येक कार्बन, कहने का मतलब है कि प्रत्येक कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। और जो असंकरित pz कक्षक बच गया वो अतिव्यापन करके क्या कर रहा है, समपार्श्वीय अतिव्यापन करके पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। अब देखिए MOT सिद्धांत के अनुसार या MOT थ्योरी के अकॉर्डिंग हम ऐसे कहते हैं कि जितने कक्षक भाग लेते हैं या जितने परमाणुवीय कक्षक भाग लेते हैं उतने ही आणविक कक्षक बनते हैं। MOT थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि जितने परमाणुविक कक्षक भाग लेते हैं उतने ही क्या होते हैं, आणविक कक्षक बनते हैं। तो इसीलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि बेंजीन जो है, बेंजीन के अंदर 6 परमाणुवीय कक्षक हैं। क्या हैं, 6 परमाणुवीय कक्षक हैं, और 6 परमाणुवीय कक्षक हैं तो ये 6 परमाणुवीय कक्षक 6 आणविक कक्षकों का निर्माण करेंगे।
और आणविक कक्षक फिर आगे दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। एक तो होता है बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और एक होता है एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। बीएमओ को बोला जाता है बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और एबीएमओ को बोला जाता है एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। बंदी आणविक कक्षक और विपरीत बंदी आणविक कक्षक। ठीक है, तो अब देखिए हम इनको इस तरीके से एमओटी थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बीच की लाइन ऐसे शो कर सकते हैं, ये और ये ऐसे। तो 6 आणविक कक्षक बनेंगे जिनको हम psi1, psi2, psi3, psi4 स्टार, psi5 स्टार और psi6 स्टार से शो कर सकते हैं। मान लो ये psi1 हो गया तो ये psi2 और ये psi3 और ये psi4 और ये psi5 और ये psi6 और इन पे स्टार इसलिए लगा रखा है क्योंकि ये क्या है, विपरीत बंदी आणविक कक्षक। ये तो बीएमओ से शो करेंगे बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, यानी कि बंदी आणविक कक्षक। बंदी आणविक कक्षक, ठीक है। और इनको बोलेंगे विपरीत बंदी आणविक कक्षक। या इसे ABMO से शो किया जाता है। ये था अणु कक्षक सिद्धांत। बेंजीनिंग के लिए आधुनिक 3 सिद्धांत दिए गए थे, जिसमें मोस्ट बढ़िया इम्पोर्टेंट जो सिद्धांत है वो अणु कक्षक सिद्धांत। अणु कक्षक सिद्धांत के अनुसार बेंजीनिंग का संकरण sp2 पाया जाता है। इससे परमाणु क्रमांक के अनुसार शो कर सकते हैं। फिर इनके एक्साइटेड स्टेट में लिखा तो s वाला एक इलेक्ट्रॉन pz में चला जाता है और sp2 संकरण 3 sp2 संकरित कक्षक बनते हैं। अतिव्यापन करके 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है। प्रत्येक कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और pz असंकरित कक्षक होता है, वो समपार्श्वीय अतिव्यापन करके पाई बॉन्ड का निर्माण करेगा। इस प्रकार ये हमने एक बेंजीनिंग सिग्मा बॉन्ड या प्रत्येक कार्बन सिग्मा बॉन्ड कैसे बनाता है उस चीज़ को हमने शो किया। उसके बाद में जो बेंजीनिंग के अंदर pz कक्षक असंकरित कक्षक रहता है, जो समपार्श्वीय अतिव्यापन करके पाई बॉन्ड का निर्माण करता है, उसकी चर्चा की हमने। बेंजीनिंग के अंदर 6 परमाणुविक कक्षक भाग लेते हैं तो 6 आणविक कक्षक बनते हैं, जिसमें 3 बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं और 3 एंटी बॉन्डिंग। 3 तो विपरीत बंदी आणविक कक्षक होते हैं और 3 बंदी आणविक कक्षक, जिनको psi1, psi2, psi3 से शो किया गया है वो तो BMO होते हैं। और जिनको psi4 स्टार, psi5 स्टार, जिनको psi4 स्टार, psi5 स्टार और psi6 स्टार से शो किया गया है वो ABM होते हैं, यानी कि विपरीत बंदी आणविक कक्षक। ये हमारे सिद्धांतों की बात हुई। बेंजीनिंग से संबंधित 3 सिद्धांत कंप्लीट हो गए। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एरोमेटिकता। एरोमेटिकता या एरोमेटिक आयन या हक्कल का नियम। तो हक्कल का नियम था वो एरोमेटिक कंपाउंड को छांटने के लिए या एरोमेटिक कंपाउंड बनाने के लिए लगाया गया था। तो हक्कल के नियम के अनुसार अपने ये कहें कि जैसे हक्कल के नियम के अनुसार ये बात कही गई कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है वो अनुनाद शो करता है और अनुनाद भी शो करता है, वो योगात्मक अभिक्रिया की जगह प्रतिस्थापन अभिक्रिया शो करता है। ऐसा कंपाउंड जो अनुनादी संरचना शो करता है, एरोमेटिकता शो करता है और
प्रतिस्थापन अभिक्रिया की जगह, ये योगात्मक अभिक्रिया की जगह डबल बॉन्ड उपस्थित होता है तो वो योगात्मक अभिक्रिया शो कर सकता है। योगात्मक अभिक्रिया की जगह वो प्रतिस्थापन यानी कि इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया शो करता है, और ऐसे कंपाउंड को एरोमेटिक कंपाउंड कहा जा सकता है हक्कल नियम के अनुसार। तो हक्कल नियम की कुछ शर्तें हैं जिनके अनुसार वो कंपाउंड एरोमेटिक होता है। शर्तें, पहला, हक्कल के नियम का पालन। हक्कल के नियम का पालन, हक्कल के नियम का पालन करना। तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। इसके अंदर हमारे पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो या 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो या 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो या 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो, और आगे भी हो सकते, ठीक है। दूसरा, उसके अंदर चक्रीकरण या साइक्लाइजेशन होना चाहिए। वो कैसे? अब चक्रीकरण, चक्रीकरण का नाम सुनते ही क्या हो गया, चक्कर में पड़ गए। चक्रीकरण कैसे होना चाहिए? डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, डबल सिंगल लोन पेयर। लोन पेयर भाग भी ले सकते हैं, भाग भी ले सकते हैं और नहीं भी, और नहीं भी, क्योंकि जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ ये भाग ले लेंगे, जहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी वहाँ ये भाग नहीं लेंगे। तो ये जो दोनों पॉइंट यानी कि ये दोनों शर्तें जो कंपाउंड लागू करता है वो कंपाउंड क्या करता है, हक्कल के नियम का करता है, और हक्कल के नियम के अनुसार वो कंपाउंड कैसा होता है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है। वो कंपाउंड कैसा होता है भाई, एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिकता शो करने के लिए बहुत से कंपटीशन एग्ज़ाम में या आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, कंपाउंड दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं, और हमें पता नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने हक्कल का नियम नहीं पढ़ा, लेकिन आज पढ़ लेंगे तो पता चल जाएगा। तो देखिए, हक्कल के नियम के अनुसार पहला, उसके अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन या 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन या 4 जोड़ते जाओ आगे, इतने इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए और साथ में साइक्लाइजेशन होना चाहिए, तब तो वो कंपाउंड एरोमेटिक होता है। नंबर 1, हम यहाँ पर एक कंपाउंड की बात कर रहे हैं, एक दूसरे कंपाउंड की बात कर रहे हैं हम, तीसरे कंपाउंड की बात कर रहे हैं हम, चौथे कंपाउंड की बात कर रहे हैं हम, पांचवें कंपाउंड की बात कर रहे हैं हम, ये कुछ कंपाउंड है। इसके अंदर पहली बात 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, पहली शर्त का तो पालन कर रहा है। दूसरा, पहली शर्त का पालन हो गया, साइक्लाइजेशन। साइक्लाइजेशन देखो, डबल सिंगल सिंगल, दो सिंगल आ गए ना डबल के बाद, मतलब साइक्लाइजेशन नहीं है इसके अंदर, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड भी नहीं है। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। दूसरे के अंदर पहली शर्त के अकॉर्डिंग 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, पहली शर्त का पालन। दूसरा, साइक्लाइजेशन, साइक्लाइजेशन डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब एरोमेटिक है। क्या है? एरोमेटिक है, ठीक है। तीसरे के अंदर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए ही नहीं है हक्कल के नियम का, तो पहला पॉइंट ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब एरोमेटिक तो नहीं होगा। लेकिन दूसरे को और देख ले, दूसरे में साइक्लाइजेशन पाया जा रहा है,
अब पहला पॉइंट अगर फॉलो नहीं कर रहा और बाद में चाहिए साइक्लाइजेशन पाया जा रहा हो तो भी वो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा। पहला पॉइंट का तो पालन करना जरूरी है और पहले के साथ दूसरी शर्त का भी पालन करता है तो एरोमेटिक होता है। देख लो 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, 2 सिंगल बॉन्ड एक साथ नहीं आ रहे, इसका मतलब साइक्लाइजेशन भी है इसके अंदर। तो ये कंपाउंड क्या है? एरोमेटिक है। क्या है? एरोमेटिक है। फिर उसके बाद में 2 और 4 पाई इलेक्ट्रॉन और ये लोन पेयर भाग ले सकते हैं और नहीं भी ले सकते, दोनों बात कही है मैंने। तो यहाँ जरूरत पड़ रही है तो ले सकते हैं। तो 2 4 और 6, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरा डबल सिंगल लोन पेयर आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब इसके अंदर साइक्लाइजेशन भी हो रहा है। क्या हो रहा है? साइक्लाइजेशन भी है। तो ये कंपाउंड एरोमेटिक है। क्या है? ये कंपाउंड एरोमेटिक है। इस तरीके से अक्कल के नियम को लागू करके हम किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक है या नहीं लागू कर सकते हैं। अब एक विशेष बात, अक्कल के नियम के अनुसार ये हमारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप किसी भी कंपाउंड को लेकर के एरोमेटिकता शो कर सकते हो और इस कुछ एग्जाम्पल लेकर के एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं इसको छांट सकते हो। अब बात आती है बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर, ये चैप्टर अब लगातार आगे भी चलता रहेगा। एक ही यूनिट में दिया हुआ है ये पूरा चैप्टर, तो बीएससी फर्स्ट ईयर वालों को तो कोई दिक्कत नहीं है। अक्कल के नियम के बाद भी मैं आगे करवाऊंगी तो वो इसी चैप्टर के अंदर आता है और आपकी 5वीं यूनिट के अंदर शायद ये चैप्टर लगता है। लेकिन बात बीएससी बीएड सेकेंड ईयर की है, तो बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के अंदर इस चैप्टर को 2 भागों में डिवाइड कर रखा है। एक पार्ट एक यूनिट में है और दूसरा पार्ट दूसरी यूनिट में है। तो आपका बीएससी बीएड के जो बच्चे हैं उनके लिए विशेष सूचना यही है कि ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है एक पार्ट तो, और दूसरा पार्ट करेंगे हम। दूसरे पार्ट की नेक्स्ट क्लास में शुरुआत करेंगे। तो चैप्टर का नाम एरीन एरोमेटिसिटी यही रहेगा बीएससी फर्स्ट ईयर वालों के लिए, और बीएससी बीएड वालों के लिए मैं कल बता दूंगी नाम नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाकी चैप्टर का नाम तो यही रहता है एरीन एरोमेटिसिटी। फिर भी उनके लिए एक जो नया नाम दे करके इसकी शुरुआत की है वो भी बता देंगे। आज की क्लास में यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।